आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। देखो, इस इवोल्यूशन के अंदर हम लोग सारा टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड कवर करेंगे। आवाज क्लियर आ रही? पीपीटी क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। आवाज क्लियर है? कोई बोल क्यों नहीं रहा था भाई? देख लो, पीपीटी क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही है? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इस चैप्टर के अंदर हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या है, लेमार्किज्म थ्योरी क्या है, नियो डार्विनिज्म थ्योरी क्या है, फिर उसके बाद होमोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड इसको देखा जाएगा। अगर आवाज नहीं क्लियर आ रही हो तो तुम लोग बता देना। अभी 7 लोग ज्वाइन थे, अभी 2-3 लोग हो, क्या रीजन हमको समझ नहीं आ रहा है। या आवाज क्लियर आ रही है, फंस रही है, भगवान जाने। ठीक है तृप्ति, इसको एक बार सुन लोगे ना, जो मैं पीडीएफ भेजा हूं, एक बार मैं जो इसको इसको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको जिस टाइप में मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 6 नंबर में आएगा तो तुम खाली इतना नहीं लिखोगे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर, बस इतना लिख के आगे नहीं बढ़ोगे। तो मैं ये तो प्रॉपर एलाबोरेट करना होगा। ठीक है ना? एक बार लाइव क्लास में क्या होता है ना, एक बार सुन लोगे तो तुम लोग को एकदम तैयार हो जाएगा। बाकी लोग जो लीव करके जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है, नोट्स बनाए नहीं है, हमसे नोट्स मांग रहे हैं। अब हम किससे? तृप्ति से नोट्स मांगने जाए, दृष्टि से नोट्स मांगने जाए, अमन से मांगने जाए, किससे हम नोट्स मांगे? जो बच्चे सिंसियर थे उन लोगों ने पूरा किया हुआ है। अब पूरा पूरा आधे क्लासे जब गायब की है तो हम नोट्स कहाँ से लिख देंगे इन लोग को? मत करो भाई, चिल्ला चिल्ला के तो हम थक चुके थे। ठीक है, चलो। इसमें कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास दिया गया है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर कौन दिया था? लेमार्किज्म ने दिया था। अच्छा, इनके बारे में सबसे पहले लिखने से पहले आप ये बताओगे ना कि लेमार्क थे कौन। ठीक है ना? तो इनके बारे में हम एक बार सबसे पहले तो मैं हिंदी में इसको हम बता देंगे क्या होते हैं। हालांकि मैंने इस पीडीएफ में शॉर्ट थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा, तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। देखो, पहले इसके बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो अगर इसके बारे में बात करेंगे, लेमार्क थियरी जो हमारे पास है, इनके बारे में अगर सबसे पहले डिस्कस किया जाए, तो हम यहाँ पे अगर बताना चाहेंगे तो जो लेमार्क थे ना, ये सबसे पहले ये बॉटनिस्ट थे। फिर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो पहले तो ये बॉटनिस्ट थे। जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम क्या हुआ ना, क्या हुआ? आवाज नहीं क्लियर स्वाति। ठीक है, देखो, पहले क्या थे जो लेमार्क थे, पहले ये बॉटनिस्ट थे। ठीक है ना? फिर जब पहले क्या थे, बॉटनिस्ट थे। फिर जब बाद में जब फ्रेंच फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम, ये बेसिकली पेरिस में जब थे,
तो इन्होंने जूलो फिर बाद में जूलॉजिस्ट हो गए। फिर इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब उन्होंने इसके बारे में लिखा, इसके बारे में प्रिंटिंग किया, जो भी छापे इसके बारे में। तो मतलब देखो, पहले ये थे बॉटनिस्ट थे, बाद में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम जूलॉजिस्ट हो गए। फिर उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, इसीलिए इनको लेमार्किज्म के नाम से जाना जाता है। तो इस पहले जो 4-5 लाइन में यही लिखा हुआ है कि जो अ, ये पहले क्या थे कि बेसिकली ये थे फ्रेंच के। फिर आपने ये बताया जा रहा है इसके बाद में, मतलब ये बताया जाए कि भैया ये पहले बॉटनिस्ट थे, लेकिन बाद में जब जूलॉजिस्ट हो गए ये, कब? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में। फिर इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिस बुक का नाम था इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर इन्होंने बताया क्या था कि इन्होंने बताया था कि जो सभी स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज साथ के जो भी ह्यूमन है, जो भी स्पीसीज हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही व्यू पॉपुलरली नोन एज, इसको लेमार्किज्म कहा जाता है। फिर इन्होंने बताया कि ही अपहोल्ड द डॉक्ट्रिन दैट ऑल स्पीसीज इंक्लूडिंग मैन हैव डिस्क्राइब फ्रॉम द अदर स्पीसीज एंड दैट द फर्स्ट लिविंग थिंग्स अरोज बाय द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने उस बुक के अंदर यही बताया था कि जितने भी स्पीसीज हैं इंक्लूडिंग मैन, सभी कहीं ना कहीं किसी दूसरे स्पीसीज से इवॉल्व हुए हैं। मतलब इससे इन स्पीसीज से कहीं ना कहीं कोई एंसेस्टर जरूर रहा है। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब इनका था कि जो पहली बार जो फर्स्ट लिविंग थिंग्स था, कहीं ना कहीं ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन से इवॉल्व हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तृप्ति? देखो, पूरे पहले जनरल इंट्रोडक्शन आप क्या लिखोगे? पहले इसके बारे में बताओगे कि ये एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, फिर बताओगे कि इन्होंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया था वो पहले ये बॉटनिस्ट थे। ठीक है, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम जब ये पेरिस में थे तो ये जूलॉजिस्ट हो गए। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, इसीलिए इनको लेमार्किज्म के नाम से जाना जाता है। फिर इन्होंने बताया कि जो सभी स्पीसीज हैं, स्पीसीज के साथ जो हमारा ह्यूमन बींग है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पीसीज से ही इवॉल्व हुआ है, इसके एंसेस्टर जरूर रहे होंगे। फिर इन्होंने बताया क्या कि इन्होंने फिर ये सजेस्ट किया कि भैया पूरे लिविंग बींग को, चाहे ह्यूमन हो चाहे कोई भी हो, इसको इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है। चाहे हमारे अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज लेके आए, चाहे कैरेक्टर चेंज लेके आए, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे आप देखोगे, अब चाइना में जो होते हैं उनकी आंखें बंद बंद पाई जाती हैं। अभी यहाँ देखोगे तो कहीं गोरे कोई काले, तो कह रहा यहाँ उन्होंने यही बताया कि कहीं ना कहीं देखोगे लास्ट 3 लाइन में लिखा हुआ कि ही फर्दर सजेस्टेड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड दिस चेंज आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे लिविंग करता है। अरे यार, आवाज क्लियर आ रही है ना? इसी बीच में कुछ लोग फोन कर दे रहे हैं, देख लो। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो यहाँ पे इन्वायरमेंट मेजर रोल प्ले करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंज या मैकेनिकल चेंज देखने को मिल रहा है ना, तो उसके बच्चे भी उसी तरीके के होंगे। जैसे मान लेते हैं कोई चाइना का है, तो चाइना वाला जो भी इंसान है उसके बच्चे भी तो उसी टाइप के होंगे ना। क्यों? तृप्ति, क्लियर हुआ? आवाज क्लियर है सभी लोग को? तो ये आपका था बेसिक। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में लिखोगे क्या होता है। अच्छा, कहाँ से कटा है बता दो। अभी ठीक आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? देखो ये था, बीच में देखो कुछ लोग फोन कर देते हैं। हम तुमको बताएं, तुम लोग के बैच के सेकेंड ईयर के तुम लोग के बच्चे इतना हमको फ्रस्ट्रेट कर दिए हैं, नोट्स नोट्स नोट्स। अब ये बताओ, लास्ट मोमेंट में हमारा भी मिड सेमेस्टर का एग्जाम लगा 19 तारीख, 19 तारीख से। कौन नहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएगा? नहीं भाई, कुछ लोग जो नए में जुड़े हैं, कुछ लोग बाद में जो जुड़े थे, जो पहले के जुड़े हैं, जो कुछ पहले के जुड़े हैं, वो भी बच्चे नहीं लिखे हैं। तो लिखना चाहिए ना, रोज क्लास चलती है तो सोए। तो अब क्या सर नोट्स मांग के दे दीजिए, तो कहाँ से हम लेके आएंगे? तुम लोग बताओ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? सभी लोगों में तो क्लियर आ रही है, तुम्हारे में क्या दिक्कत है भाई? देखो, लास्ट के 3 लाइन में यही लिखा हुआ है। पहले सीधा सीधा समरी में समझो। ये क्या थे? हाँ, पहली बात अगर देखा जाए तो ये एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे।
तो ये कह रहे हैं कि पहले ही हमारे तो जो लेमार थे वो पहले एक बॉटनिस्ट थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जूलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, जब वो पेरिस में थे। तो इन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था इनहेरिटेंस एक्वायर कैरेक्टर, ठीक है, इसीलिए इनको लेमार्किज्म के नाम से जाना जाता है। फिर इन्होंने क्या बताया कि सभी स्पीसीज, चाहे ह्यूमन हो चाहे कोई भी स्पीसीज हो, कहीं ना कहीं किसी भी स्पीसीज से ही इवॉल्व हुआ है। फिर उसके बाद लास्ट 3 लाइन में ये लिखा हुआ है कि भाई ये देखिए, हमारे जो भी लिविंग बींग्स है उसको इन्वायरमेंट जरूर इन्फ्लुएंस करता है। इन्वायरमेंटल कहीं ना कहीं हमारे मॉर्फोलॉजिकल चेंज या कैरेक्टर चेंज देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल में चाइना के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है तो एक ही ना, इंसान ही है ना, लेकिन आपको इन्वायरमेंट की वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंज मतलब कि बाहरी जो शरीर दिखती है उसमें चेंज तो देखने को मिल रहा है ना। अब देखोगे वहां गोरे गोरे छोटे छोटे पाए जा रहे हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण, और यहाँ पे थोड़े लंबे लंबे पाए जा रहे हैं, उतने भी गोरे नहीं है, थोड़ा बहुत मीडियम साइज में। तो ये कह रहा है कि जितने इन्वायरमेंट यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन ये कैरेक्टर आपको पेरेंट से प्रोजनी में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये आपका था पहले लाइन में जनरल इंट्रोडक्शन, यहाँ से लिख लोगे। अब यहाँ पे हेडिंग डालोगे बेसिक पोस्टुलेट क्या है लेमार्किज्म का। ठीक है, बेसिक पोस्टुलेट क्या है, तो टोटल 4 पोस्टुलेट दिया गया था। देखो, जिसके में आवाज क्लियर नहीं आ रही, स्क्रीन विजिबल नहीं है, वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। बाकी अगर क्लास चल रही तो बीच में क्या डिस्टर्ब करने का कोई मतलब है, तुम लोग बताओ। हम सोच रहे हैं कि तुम लोग को जल्दी से पढ़ा के निकले, हम पढ़ लें अपना, क्योंकि मिड सेमेस्टर का एग्जाम है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हेडिंग डालोगे बेसिक पोस्टुलेट क्या है। हो सकता है हमारे नेट में दिक्कत हो, बट ठीक तो चल रहा है मेरे साइड से। देखो, बेसिक पोस्टुलेट अगर बात बात किया जाए लेमार्किज्म का, तो सब इसके बाद आप जनरल इंट्रोडक्शन में इतना लिखोगे, फिर उसके बाद आओगे बेसिक पोस्टुलेट में। बेसिक पोस्टुलेट में बताओगे लेमार्क थ्योरी इवोल्यूशन बेस्ड अपॉन द बेसिकली 4 पोस्टुलेट पे डिपेंड है। सबसे पहला हेडिंग डालोगे ग्रोथ। सबसे पहला हेडिंग डालोगे ग्रोथ। देखो ग्रोथ, तो ग्रोथ में हेडिंग डालोगे, देखो लिखो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपोनेंट पार्ट्स टेंड टू इंक्रीज इन साइज कॉन्टिन्यूअसली। तो पहला आपने हेडिंग डाला ग्रोथ। 4 पोस्टुलेट पे हमारी लेमार्क थ्योरी डिपेंड करती है। तो जाहिर सी बात है, तुम छोटे बच्चे थे 5 साल के, तब उतने तो रह नहीं गए, तुम्हारे हाथ उतना बड़ा तो रह नहीं गया। जैसे जैसे बढ़ते जाते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स भी बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और उनके बॉडी पार्ट्स लगातार बढ़ते रहते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट, दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि न्यू ऑर्गन एज अ रिजल्ट ऑफ नीड। तो अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म, ये बेसिकली इन्होंने बताया था सेकंड पोस्टुलेट में कि भैया अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो नया ऑर्गन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो हमारे बॉडी से डिसअपियर हो जाएगा। जैसे कि पहले एंसेस्टर में पूंछ पाया जाता था। तो बस खाली अभी यहाँ पे थोड़ा सा पोस्टुलेट में भी आपको नॉर्मल लिखना है, न्यू ऑर्गन एज अ रिजल्ट ऑफ नीड। तो बताओगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू नीड, ठीक है, या न्यू वांट, एंड विच हैज अराइजेस कॉन्टिन्यूअसली टू बी द फेल्ट बाय द ऑर्गेनिज्म। अगर इंसान को और जानवर को जरूरत पड़ती है। कब आए हो? अच्छा अभी हम आ रहे हैं। हाँ ठीक, आ रहे हैं। कौन सा? अभी हम आ रहे हैं, थोड़ा सा हम बंद कर दूं ना? आ रहे हैं हाँ। फिर उसके बाद देखो, तीसरा पॉइंट है यूज एंड डिसयूज। तीसरा हमारा पोस्टुलेट है यूज एंड डिसयूज। देखो, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन एंड इट्स पावर एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज। Continuous and constant use strengthen the organ, while
डिसयूज रिजल्ट इन द डीजेनरेशन। ये कह रहा, देखो अगर तुम लोग कंपेयर भी करोगे ना, ये तीसरा पॉस्टुलेट ये था कि भैया जो हमारा ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, आप ये देखोगे जो ऑर्गन आपके यूज में रहेगा वो काफी स्ट्रांग होगा। अगर यही अगर देखते हैं, मान लेते हैं कि अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर भी इमेजिन करोगे तो आपके दो हाथ हैं, कोई ऐसा होगा कि राइट हैंड होगा, कोई राइट हैंड वाला होगा जो मतलब राइट हैंड से सारा काम करता होगा, कोई ऐसा होगा लेफ्ट हैंड से काम करता होगा। तो क्या अगर जो राइट हैंड वाला अगर पेन से अपने कॉपी या पेन से जो भी लिखता है, क्या वो लेफ्ट हैंड उतना अच्छे तरीके से काम करता है? तो यहाँ पे यूज एंड डिसयूज का कॉन्सेप्ट यही है कि भैया जो हमारा यूज में रहेगा वो चीजें काफी स्ट्रांग रहेंगी, ठीक है ना? वो काफी हमारा स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रेंथन रहेगा, वो ऑर्गन काफी स्ट्रांग रहेगा। जो हम यूज नहीं करेंगे, अब जाहिर सी बात है अगर कोई राइट हैंड से लिखता है वो बोल दो कि लेफ्ट हैंड से लिख के दिखाओ, तो क्या उस चीज में उतना परफेक्ट रहेगा? नहीं ना। चौथा आपका है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर, ठीक है? तो कहोगे ऑल चेंज विच ऑर्गेनिज्म एक्वायर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये कह रहा है कि जो भी चेंजेस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो जैसे पेरेंट से प्रोजनी में, जैसे ऑफस्प्रिंग के अंदर भी वही ट्रांसमिट होके, मतलब वही हमें दिखाई देता है, मतलब वही प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है, ठीक है? कोई बोलते होंगे अरे इनकी शक्ल तो इनके पापा से मिलती है, अरे इनका जो हरकत है उनके पापा से मिल रही है, इनके मम्मी से मिल रही है, ये भी पढ़ने में तेज है, वो भी पढ़ने में तेज थी, इसके अरे इसकी उंगली तो एकदम इसके पापा में गई है, अरे इसका नाक तो इसके मम्मी में गई है। तो यहाँ पे यही है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट, यही कि भैया कहीं ना कहीं कुछ जो कैरेक्टर होगा या जो भी चेंजेस होंगी वो पेरेंट से प्रोजनी में जरूर आपको ट्रांसफर, या बेसिकली बच्चा होगा अपने पापा और मम्मी के कुछ कैरेक्टर को इनहेरिट करेगा, उसके कैरेक्टर को बेसिकली उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यही था इनहेरिटेंस एक्वायर कैरेक्टर में। तो 4 पोस्टुलेट लिखना, ठीक है? अब यहां पे बढ़ते हैं कि एविडेंस क्या फेवर करती है लेमार्किज्म थियरी में। तो ये एविडेंस की हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे एक एक एविडेंस देंगे कि लेमार्किज्म ने एविडेंस क्या दिया था, फिर बाद में इसमें एक हेडिंग में लिखेंगे कि इनकी थ्योरी फेल क्यों हुई थी, ठीक है? यहां तक क्लियर है? देखो पहला एविडेंस डालोगे जिराफ का नेक। तो अब इसको हिंदी में हम बता देते हैं क्या था। हिंदी में ये था, उनके उन देखो लेमार्किज्म को विश्वास या ट्रस्ट ये था भैया कि ये सोचते थे कि जिराफ का नेक है ना लॉन्ग इसलिए है, जिराफ का नेक लॉन्ग इसलिए क्योंकि वो अपने गर्दनिया को बार बार ऊंचा करके लीफ को तोड़ता है, इसीलिए लेमार्क ये बता रहे कि बाबू पहले ना ये जो जिराफ था उसके गर्दन छोटा छोटा हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब जिराफ ना बार बार अपना गर्दन ऊंचा कर करके लीफ वगैरह तोड़ता था, इसीलिए उसका गर्दन बड़ी हो गई। मतलब लेमार्क देखो इतने बेवकूफ नहीं बोलेंगे, पहले एक साइंटिस्ट थे। तो मैं तुम्हें सिंपल करके हम समझाना चाह रहे हैं ताकि इजी में तुम्हें एक बार में क्लियर दिमाग में घुस जाए। तो लेमार्क का पहला एविडेंस ये था कि भैया जिराफ का गर्दन पहले छोटा हुआ करता था, बार बार जब जिराफ अपने गर्दन को ऊंचा कर करके जब लीफ वगैरह तोड़ने लगा तो इसी वजह से उसकी गर्दन जो होगी ऊंची हो गई। तो इसमें पूरा वही लिखा हुआ है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके नोट्स आज ही बना लोगे। तो उसमें यही था भैया कि पहले बोलता था कि पहले जो जिराफ हुआ करता था पहले उसकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, तो एंसेस्टर उसका था वो छोटे नेक वाला था, लेकिन बाद में गर्दन को अपने ऊंचा कर करके ये लोग लीफ वगैरह तोड़ते थे, इसीलिए जो इनका बाद में प्रोजनी आया, जो बच्चे बेसिकली आए, तो देखोगे लंबे लंबे नेक वाले होने लगे। बताओ बेवकूफ वाला प्रूफ दिए थे इन लोगों ने। दूसरा प्रूफ इसमें क्या था देखिए देखो अब दूसरा थी कि फीट ऑफ मॉडर्न हॉर्स, ठीक है? देखो फीट ऑफ मॉडर्न हॉर्स क्या था, देखो अब इसको हिंदी में हम बताते हैं, हालांकि मैंने लिख भी दिया है, तुम लोग पढ़ भी सकते हो। देखो फीट ऑफ मॉडर्न हॉर्स के बारे में अगर देखा जाए तो देखो जो पहले के घोड़े होते थे ना वो मॉडर्न से एकदम अलग हैं। पहले वाले जो थे ना, पहले में जंगल वगैरह थोड़ा बहुत सॉफ्ट ग्रासेस पाई जाती थी। इनका कहना था, लेमार का कहना था कि बाबू एक बात सुनो, पहले के घोड़े में और अब के घोड़े में घोड़े के जो फीट होती है उसमें अंतर है। अच्छा अंतर क्या है? तो उन्होंने बताया कि पहले वाले जो थे ना वो जंगल में सॉफ्ट ग्राउंड, मतलब घास वगैरह जो ग्रासेस वगैरह होती थी ना वो थोड़ी सॉफ्ट होती थी, मतलब कि सॉफ्ट ग्राउंड पे वो रहते थे। लेकिन जैसे जैसे जंगल कटता गया, जैसे जैसे जंगल रिप्लेस होता गया ड्राई ग्रासेस में, तो अब की जो ग्रासेस वगैरह पाई जाती है थोड़ी कठोर है, हार्ड ग्रासेस हैं।
तो पहले वाले जो थे घोड़े भाई सॉफ्ट ग्रासेस पे रहते, तो चरना होता है ना, खाना जो भी करते थे तो सॉफ्ट ग्रासेस वगैरह सर्व करते थे। लेकिन जैसे जैसे जंगल रिप्लेस हो गया तो ये लोग हार्ड ग्रासेस वगैरह, या हार्ड लैंड भी हमारा हार्ड हो गया, जंगल भी कटने लगे, तो हार्ड ग्रास पे मतलब इनका जो भी फीट चलना चरना जो भी चीजें होती थी ये देखने को मिला। तो उसी के कारण मतलब ये देखा गया कि भाई नेचुरल इन्वायरमेंट या हैबिट के चेंज के कारण, इसी के कारण क्या हुआ कि इसकी वजह से जो घोड़े में क्या चेंज आया, तो उनके जो प्री मोलर और मोलर जो टीथ वगैरह उनके उनमें रिडक्शन देखने को मिला, उसमें कमी देखने के लिए मिली, और इनके लेग्स के नंबर के डिजिट में भी रिडक्शन देखने को मिला। ठीक है ना, यानी कि घोड़े के जो पैर के लेंथ में भी चेंज आपको देखने को मिला। समझ में आ रहे हो? पहले के घोड़े बहुत बड़े बड़े होते थे, अब घोड़ा पता चल रहा है कि छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी भर के आ रहे हैं। तो पहले लड़ाई होती थी तो घोड़ा बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। तो दूसरा पहला तो इन्होंने दिया जिराफवा का, तो जिराफवा का बोले कि भाई जिराफवा का पहले गर्दन छोटा हुआ करता था, जैसे जैसे ऊंचा करता गया तो बड़ा हो गया। पहला बेवकूफ वाला तो प्रूफ इन्होंने दिया। दूसरा एविडेंस फेवर में ये दिया कि भैया एनवायरमेंट के कारण हैबिट के चेंज वजह वजह से पहले ग्रास वगैरह थोड़ा सॉफ्ट हुआ करती थी, तो घोड़े के पैर वगैरह भी थोड़े लंबे हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुआ, जैसे जैसे रिप्लेस हुआ, तो ये बता दिए भैया कि धीरे धीरे क्या हुआ, जंगल भी रिप्लेस हो गया और हार्ड ग्रासेस में होने लगी। इसी वजह से घोड़े के प्री मोलर मोलर दांत वगैरह में भी चेंजेस देखने को मिला, उनके लेग्स के डिजिट जो भी नंबर है उनके में भी चेंज देखने को मिला। ठीक है, तो ये दूसरा प्रूफ इन्होंने दिया था। तीसरा एविडेंस, तीसरा एविडेंस देखो, तीसरा एविडेंस शाम को पढ़ाने लायक नहीं है। तीसरा एविडेंस क्या दिया था, अब ये देख लो। देखो, द एंसेस्टर ऑफ स्नैक पोजेस शॉर्ट लिम्ब एंड द कॉन्टिन्यूअस क्रीपिंग थ्रू द होल एंड सर्विक। अच्छा, ठीक 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 ठीक। देखो, ई क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पहले के स्नैक थे ना, उसमें छोटे छोटे पैर हुआ करते थे। सोच लो, इमेजिन कर लो भैया। ये कह रहे हैं, तीसरा एविडेंस इन्होंने प्रूफ करने के लिए दिया, अपने थियरी को मनवाना चाह रहे थे कि हमारी थियरी एकदम सही है, लेमार्किज्म। तो इन्होंने मनवाना चाहते थे भैया, इतना मनवाना चाहते हैं प्रूफ कि बताओ, दो तो एकदम ऐसा दिए कि कोई भी हंसेगा। तीसरा इन्होंने ये बताया कि भैया जो पहले के स्नैक थे ना, उसमें लेग हुआ करते थे, मतलब पहले लेग हुआ करते थे, लेकिन बार बार इनको अपने बिल में जाना होता था ना, तो इसीलिए भाई उसका कोई काम था नहीं। जब पहले मतलब क्या था, तो इनको बार बार होल में जाना पड़ता था। ठीक है, तो जब रेंगते थे, जब होल में जाते थे, तो इनका लिम्ब का कोई काम था नहीं। जब कोई लिम्ब का कोई काम था नहीं, तो लोकोमोशन मतलब बेसिकली लोकोमोशन ही करते थे। तो जब ये उस होल में जब जाते थे, तो इनका पैर का कोई काम नहीं था। जब पैर का कोई काम नहीं था तो गायब हो गया। तो आपने यूज एंड डिसयूज का पोस्टुलेट पढ़ा है ना, तो मतलब उसमें क्या पढ़ा था भैया, जो यूज में रहेगा वो रहेगा, और जो यूज में नहीं रहेगा वो गायब हो जाएगा। तो उसके कॉन्सेप्ट पे इन्होंने ये दिया कि भैया पहले के जो स्नैक थे उसके अंदर लिम्ब हुआ करता था, पैर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे इनका कोई काम था नहीं, इसका यूज था नहीं, क्योंकि तो लोकोमोशन करते थे, इसी वजह से क्या हो गया, कंप्लीटली भाई खत्म हो गया, लॉस हो गया। तो तीसरा प्रूफ इन्होंने ये दिया। समझ में आया? यहां तक तृप्ति दृष्टि। और चौथा है सम अदर एग्जाम्पल। अब ये देख लीजिए, सब चौथा एग्जांपल है कि द प्रेजेंस ऑफ बोथ आई ऑन द वन साइड ऑफ द बॉडी ऑफ फ्लैट फिश and reduce eye in mole presence of vestigial organ and tum 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 देखो, ये कह रहे हैं चौथा एग्जांपल में कुछ और प्रूफ इन्होंने दिया कि भैया मान लेते कोई फ्लैट फिश है, तो उसके पास दो आंखें हुआ करती थी, और दोनों आंखें एक साइड हुआ करती थी, इसीलिए वो आंखों में भी कमी आई। तो आपको एक ही तरफ देखने को मिलता है। बस ये था। इन्होंने क्या हुआ था कि आपका इतना इन्होंने एविडेंस में दिया था। पहले आपने पढ़ा लेमार्किज्म के बारे में, दूसरा आपने पढ़ा उसका पोस्टुलेट क्या था, तीसरा आपने उनके एविडेंस, बेवकूफ वाला एविडेंस आप लोगों ने देख लिया। अब इसको क्रिटिसिज्म क्या थी, क्या विरोध था। भाई अगर कुछ गड़बड़ बोलोगे तुम लोग समाज में, तो तुम लोगों को कोई ना कोई विरोध करने तो आएगा ही। तो क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म भी लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, तो आपको कहीं मिलेगा नहीं इतना डिटेल में, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो भेजा, क्योंकि ये मेरी बुक का पीडीएफ है, और ये बुक थी आईसीएससी बोर्ड की, उसमें काफी एलाबोरेट करके दिया गया था लेमार्किज्म की थियरी, बाकी चीजों का। अरे मैयो, काफी लंबा वीडियो हो गया भाई। अब देखो, क्रिटिसिज्म क्या थी लेमार्किज्म की, मतलब
लेमार्क को मतलब विरोध में कुछ लोग आए, कहे कि भैया तुम अगर इतना सही बोल रहे हो तो जरा हम तुमको एक चीज बताते हैं, वो बताओ। तो कहे कि क्या? तो लेमार्किज्म को विरोध में अगस्त वाइजमान के नाम के एक साइंटिस्ट 1890 में आए। उन्होंने, बाबू अगर तुम सही बोल रहे हो ये सब, तो हम एक तुमको टास्क देते हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पे परफॉर्म किया और बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो आप लेमार्किज्म साहब आप बता रहे हैं, क्या ये सही है? तो उन्होंने आया, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और क्या किया, इन्होंने चूहा लिया, चूहा को बार बार पूछिए काट दे रहे थे। चूहा को बार बार पूछ काट दे रहे थे, फिर उसका पूछ आ जा रहा था, फिर काट रहे थे, फिर उसका आ जा रहा था। तो लगभग 20 जनरेशन तक उन्होंने पूछ काटा। चूहे का पूछ काटते रहे, काटते रहे, काटते रहे, 20 जनरेशन तक काटे। तो लेमार्किज्म कहा कि ये बेवकूफ, ये बताओ, हम सिर्फ पोछिया काट दे रहे हैं, तो ये पोछिया फिर से आ कैसे जा रहा है? तो पहला फेल थियरी इनकी तो यही हो गई, लेमार्किज्म की। भैया अगस्त वाइजमान ने एक्सपेरिमेंट में कहा कि भाई जब इसकी हम पूछ बार बार काट दे रहे हैं, तो 20 जनरेशन तक तो पूछ वाला हमको चूहा मिल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला फेल्योर ये थी कि भाई इन्होंने 20 जनरेशन तक काटा, लेकिन उनको टेलरलेस रैट नहीं मिला। ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद ब्लैक स्मिथ है। उन्होंने क्या बोला, पावरफुल बाइसेप्स मतलब वाले इंसान को लिए, जो हाथ हाथ में। फिर बाद में देखा कि भाई उसका उसका तो बचवा जो आ रहा है वो लीन थीन आ रहा है। तो फिर बोले कि भाई इस तो बाइसेप्स ही बनाया है ससुरा, इसके बच्चे में क्यों नहीं बाइसेप्स हैं? ठीक है, तो दूसरी थ्योरी यहां फेल हो गई। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद तीसरा इन्होंने बताया, मान लेते तीसरा इन्होंने साइंटिस्ट ने लेके आके, भैया अगर तुम इतना सही बोल रहे हो, तो एक इंसान को लिए जिसका दाढ़ी वाला था, बार बार उसको सेविंग किए, बार बार सेविंग किए। सेविंग करने के बाद कहने कि भाई अगर हम सेविंग कर रहे हैं तो इसकी दाढ़ी फिर से आ कैसे जा रही है? हमको तो इस थियरी के अनुसार तो ये होना चाहिए भाई ना, कि जब सेविंग कर रहे हैं तो बार इसके बाद में ऐसा हो कि इसका बाले गायब हो जाए, लेकिन और अच्छे से आ रहा है, और अच्छे से आ रहा है। तो तीसरे इन लोगों ने ये दे दिया कि हमको, इसीलिए हमको कभी बियर्डलेस कोई इंसान मिला ही नहीं। ठीक है। और तीन थ्योरी हो गई। चौथा प्रूफ ये बताया गया कि लड़कियों को देखोगे कि आंख और, सॉरी आंख कह रहे हैं, नाक और कान छेदा जाता है। ठीक है ना? नाक और कान छेदा जाता है। तो जब उसके आंख नाक कान छेदा गया सेंचुरी तक, मतलब अगर वो करोगे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, तो क्या जो प्रोजनी होगा, क्या वो भी जो बच्चे आएंगे, क्या उनका भी आंख का नाक सीधा रहेगा? क्या नहीं ना। दूसरी तीस चौथी थ्योरी तो ये, बताओ भैया कहाँ हो रहा है? लेमार्क से पूछा गया तो ये भी फेल हो गई। और दूसरा, जो चाइना के जो लोग होते हैं ना, उनका जो उनको ना लोहे का जूता दिया गया, ताकि उनका जो पैर का साइज वो छोटा हो सके। लेकिन भाई बच्चे जो प्रोजनी हो रहा था उसके अंदर तो सेम आ रहा था, छोटा तो नहीं मिल रहा था। तो ये तीन चार प्रूफ आप क्रिटिसिज्म में आप दे सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे आप लोग को, आई होप शायद लेमार्किज्म आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको पीपीटी शेयर की है, इससे आप अपना आंसर बना के लिख लेंगे। आई थिंक आपको अगर लेमार्किज्म 6 नंबर में आता है तो आप आराम से प्रॉपर, कहीं आपको नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं, यहीं से आपका एनफ है, कर लोगे। तृतीय दृष्टि अमन, इज इट क्लियर? ठीक है, चलो इसको लेफ्ट कर जाओ।